नमस्कार। आज हम एक ऐसे आंदोलन की कहानी में चलेंगे जिसने एक बहुत बड़े साम्राज्य की नींव तक हिला दी थी। ये कहानी है गांधी जी के पहले सत्याग्रह की, चंपारण की उस क्रांति की जिसने सच में भारत के इतिहास का रुख हमेशा के लिए बदल दिया। और देखिए, यही सवाल इस पूरी कहानी की आत्मा है। सोचिए जरा, एक तरफ दुनिया का सबसे ताकतवर साम्राज्य और दूसरी तरफ सिर्फ एक इंसान बिना किसी हथियार के। तो भाई, ये असाधारण लड़ाई आखिर लड़ी कैसे गई? आइए आज इसी को समझते हैं। तो इस कहानी की शुरुआत होती है साल 1917 में बिहार के चंपारण जिले से। ये एक ऐसी जमीन थी जहां के किसान अंग्रेज जमींदारों के जुल्म के नीचे सचमुच पिस रहे थे। अच्छा, तो इस जुल्म की जड़ में थी एक बहुत ही क्रूर व्यवस्था। नाम था इसका तिनकठिया प्रथा। अब ये था क्या? ये एक ऐसा कानून था जिसने किसानों को, समझिए, अपनी ही जमीन पर गुलाम बना दिया था। मतलब उन्हें मजबूर किया जाता था कि वो अपनी सबसे अच्छी, सबसे उपजाऊ जमीन का एक खास हिस्सा सिर्फ और सिर्फ नील उगाने के लिए दें। 3/20 ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये उस जबरदस्ती का, उस अन्याय का प्रतीक है। जरा सोचकर देखिए, अपनी ही मेहनत की कमाई का इतना बड़ा हिस्सा एक ऐसी फसल पर लगाना पड़ रहा है जिससे कोई फायदा तो हो ही नहीं रहा, बल्कि सिर्फ और सिर्फ नुकसान हो रहा है। और इसका नतीजा क्या हुआ? किसानों के लिए सिवाय बर्बादी के कुछ नहीं। अरे मुनाफा तो भूल ही जाइए, उनकी अपनी जमीन बंजर होती जा रही थी। ऊपर से जमींदार अपनी मर्जी के दाम देते थे जो ना के बराबर होते थे, और किसान, वो बस कर्ज और गरीबी के एक ऐसे जाल में फंसते जा रहे थे जिसका कोई अंत ही नहीं था। लेकिन कहते हैं ना, जब जुल्म अपनी हद पार कर जाता है तो कोई ना कोई तो आवाज उठाने के लिए खड़ा होता ही है। और बस यहीं से कहानी में एक नया मोड़ आता है, उम्मीद की एक किरण नजर आती है। उस आवाज का नाम था राजकुमार शुक्ल। थे तो एक आम किसान ही, लेकिन हिम्मत हिम्मत उनमें असाधारण थी। उन्होंने ये ठान लिया था कि वो इस नाइंसाफी के खिलाफ चुप नहीं बैठेंगे और किसी ऐसे को ढूंढ कर लाएंगे जो इस लड़ाई में उनकी रहनुमाई कर सके, उनका नेतृत्व कर सके। और राजकुमार शुक्ल का जुनून तो बस देखने लायक था। उन्होंने गांधी जी का महीनों तक पीछा किया। जहां जहां गांधी जी जाते, हर सभा में, हर शहर में वो उनके पीछे पहुंच जाते थे और उन्हें चंपारण की दर्द भरी हालत के बारे में बताते रहते थे। और आखिरकार उनकी ये जिद, ये लगन रंग लाई। साल 1917 में गांधी जी ने चंपारण की धरती पे कदम रखा। अब जैसे ही गांधी जी ने चंपारण में कदम रखा, अंग्रेजी हुकूमत में मानो खलबली सी मच गई। उन्हें ये एहसास हो गया था कि ये कोई आम मेहमान नहीं है, बल्कि ये एक ऐसे मेहमान हैं जिन्हें वो चाह कर भी हटा नहीं पाएंगे। तो ब्रिटिश कमिश्नर ने क्या किया? उन्होंने गांधी जी को सीधे सीधे धमकी दे डाली। एक सरकारी आदेश सुनाया गया कि उन्हें तुरंत चंपारण छोड़कर जाना होगा। अंग्रेजों को लगा कि भाई इस कानूनी नोटिस से गांधी जी डर जाएंगे और वापस चले जाएंगे। लेकिन गांधी जी का जवाब जितना शांत था, उतना ही मजबूत था। उन्होंने साफ कह दिया, मैं नहीं जाऊंगा। और ये सिर्फ एक इनकार नहीं था, ये एक ऐलान था कि अब भारत की धरती पर अन्याय को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। तो जब गांधी जी ने आदेश मानने से साफ इनकार कर दिया तो उन्हें अदालत में पेश किया गया। पर अंग्रेज ये नहीं जानते थे कि उन्होंने गांधी जी को एक ऐसा मंच दे दिया है जहां वो अपनी सबसे बड़ी लड़ाई लड़ने वाले थे। ये मुकदमा अब सिर्फ कानून का नहीं रहा, बल्कि ये नैतिकता का एक युद्ध बन चुका था। और यहीं पर एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा होता है कि जब कानून खुद ही अन्याय का साथ दे रहा हो तो फिर एक नागरिक को क्या करना चाहिए? कानून का पालन करना चाहिए या अपनी अंतरात्मा की आवाज सुननी चाहिए? गांधी जी ने इसका जवाब अपने बहुत ही अनोखे अंदाज में दिया। अदालत में गांधी जी ने कुछ ऐसा किया जिसने सबको चौंका दिया। उन्होंने अपना जुर्म कबूल कर लिया, लेकिन फिर उन्होंने कहा कि हाँ, उन्होंने सरकारी कानून जरूर तोड़ा है, पर ऐसा उन्होंने एक उससे भी ऊंचे कानून, अपनी अंतरात्मा की आवाज का पालन करने के लिए किया है। अब इस दलील ने तो पूरे कोर्ट को ही हैरान कर दिया। एक तरफ गांधी जी की ये निडर सच्चाई और दूसरी तरफ उनके पीछे खड़ी हजारों किसानों की भीड़, ये देखकर अंग्रेजी सरकार बुरी तरह घबरा गई। और तब वो हुआ जो किसी ने सोचा भी नहीं था। इतिहास में पहली बार उन्होंने एक भारतीय नेता के खिलाफ अपना ही केस वापस ले लिया। ये एक बहुत बहुत बड़ी नैतिक जीत थी।
अदालत की इस जीत के साथ ही किसानों के लिए न्याय का रास्ता भी खुल गया। ये भारत की धरती पर सविनय अवज्ञा या जिसे सिविल डिसोबीडियंस कहते हैं, उसकी पहली और एक बहुत ही शानदार जीत थी। अब सरकार को पूरी तरह झुकना पड़ा। उन्हें एक जांच कमेटी बनानी पड़ी ताकि किसानों के दावों की जांच हो सके। और सबसे मजे की बात तो ये है कि जिस गांधी जी को वो कुछ घंटे पहले तक जेल भेजने पर तुले थे, अब उन्हें ही उस कमेटी का सदस्य बनाना पड़ गया। ये थी सत्ता के अहंकार पर सच्चाई की असली जीत। और इस कमेटी के जो नतीजे निकले ना, वो चंपारण के किसानों के लिए एक नई सुबह लेकर आए। देखिए क्या हुआ। सालों से चली आ रही वो जालिम तिनकठिया प्रथा हमेशा के लिए खत्म कर दी गई। जमींदारों को वो पैसा लौटाना पड़ा जो उन्होंने जबरदस्ती वसूला था, और नील की जबरन खेती पर भी हमेशा के लिए रोक लग गई। लेकिन देखिए, चंपारण की कहानी सिर्फ एक इलाके की जीत तक सीमित नहीं थी। इस आंदोलन ने पूरे देश को आजादी की लड़ाई के लिए एक बिल्कुल नया और बहुत ही शक्तिशाली हथियार दिया था। एक ऐसा हथियार जिसे दुनिया ने इससे पहले कभी देखा ही नहीं था। और इस हथियार का नाम था सत्याग्रह, मतलब सत्य के लिए आग्रह। ये बिना किसी हिंसा के अपनी बात पर पूरी मजबूती से टिके रहने की ताकत थी। इसे सत्यबल या सोल फोर्स भी कहा जाता है। अब ये सत्याग्रह जो था वो 4 मजबूत स्तंभों पर खड़ा था। पहला था सत्य, मतलब हमेशा सच्चाई के रास्ते पर चलना। दूसरा था अहिंसा, यानी अपने दुश्मन को भी किसी तरह का कोई नुकसान ना पहुंचाना। तीसरा था धैर्य, ये समझना कि लड़ाई लंबी चल सकती है और हिम्मत नहीं हारनी है। और चौथा, सबसे जरूरी, आत्मबल, यानी अन्याय के खिलाफ खड़े होने की अपनी अंदरूनी नैतिक ताकत। तो आखिर में सवाल आता है कि चंपारण इतना ज्यादा महत्वपूर्ण क्यों है? वो इसीलिए क्योंकि ये भारत में सत्याग्रह का पहला बड़ा और सफल टेस्ट था। इसी एक आंदोलन ने गांधी जी को एक राष्ट्रीय नेता, एक महात्मा के रूप में स्थापित कर दिया। इसने ये साबित कर दिया कि अहिंसा कोई कमजोरी नहीं, बल्कि वो सबसे बड़ी ताकत है जिससे अंग्रेजों को भी झुकाया जा सकता है। और असल में यही आंदोलन आगे चलकर आजादी की पूरी लड़ाई का एक ब्लूप्रिंट बन गया। तो चंपारण की ये कहानी हमें एक बहुत गहरे सवाल के साथ छोड़ जाती है कि अगर किसी के पास मजबूत इरादा और नैतिक साहस हो तो वो दुनिया की बड़ी से बड़ी ताकत के सामने आखिर क्या कुछ हासिल नहीं कर सकता। इस पर